आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मंजू दहिया, राजकीय महाविद्यालय छिछरौली, हिंदी विभाग से। आज मैं इस वीडियो में रीतिकालीन हिंदी कविता की पृष्ठभूमि अथवा रीतिकालीन काव्य की प्रेरक परिस्थितियों पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। काव्य अपने युग का प्रतिबिंब और प्रतिनिधि होता है तथा उसका निर्माता एवं पथ प्रदर्शक भी। कवि अपने वातावरण से बहुत कुछ लेता भी है और उसे बहुत कुछ देता भी है। वह देश काल से प्रभावित भी होता है और उसे प्रभावित करता भी है। अतः किसी युग की विभिन्न परिस्थितियों के अध्ययन के द्वारा ही किसी साहित्य की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। रीतिकाल का समय संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। इस काल में घोर श्रृंगारिक काव्य लिखा गया। उसके पीछे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियां बहुत कुछ उत्तरदायी हैं। इस प्रकार रीतिकाल की पृष्ठभूमि को समझने के लिए सर्वप्रथम उस युग की सामान्य ऐतिहासिक या राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियों का अवलोकन करना बहुत आवश्यक है। पहले हम रीतिकाल की ऐतिहासिक परिस्थितियां अथवा राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालेंगे। राजनीतिक दृष्टि से रीतिकाल घोर निराशा एवं पतन का काल था। अकबर के समय में अकबर ने हिंदू मुस्लिम समन्वय अथवा एकता पर बल दिया और अपने राज्य की नींव को सुदृढ़ किया। इसके बाद जहांगीर ने अपने राज्य में काव्य, संगीत और कला के विकास पर तो अवश्य ध्यान दिया, लेकिन राज्य विस्तार पर ध्यान नहीं दिया। जहांगीर के पश्चात शाहजहां दिल्ली के शासन पर बैठा। इनके शासनकाल में शांति कायम रही तथा संगीत, चित्र, वास्तु एवं साहित्य कला का विकास हुआ। स्वयं बादशाह साहित्य, कला तथा संस्कृति के प्रेमी थे। लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल इसका जीता जागता प्रमाण है। शाहजहां के मरने के पश्चात उनके पुत्र उत्तराधिकार के लिए लड़ने लगे। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा सिंह का वध करके शासन की बागडोर संभाली। उनके शासनकाल में साहित्य, कला और संगीत का पतन होने लगा। वह संदेही प्रवृत्ति का, युद्ध प्रेमी, नपुंसक, अयोग्य व पतित शासक था। यही स्थिति उसके उत्तराधिकारियों की भी थी। फलतः मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल राज्य को ध्वस्त किया। भारतीयों की आपसी फूट का फायदा उठाकर रीतिकाल के उत्तर काल में अंग्रेजों ने अपनी स्थिति को मजबूत किया। इसके फलस्वरूप लोग जीवन के प्रति अनास्थावादी बन गए तथा भोग विलास की भावनाएं उग्र होती चली गई। नवाबों, सामंतों का राजनीतिक पतन होने के साथ साथ नैतिक पतन भी हो चुका था। सामाजिक परिस्थितियां। उस समय समाज में दो वर्ग प्रधान थे, उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग। राजनीतिक अराजकता के कारण सामाजिक व्यवस्था भी भंग होने लगी। उच्च वर्ग या अमीर वर्ग निम्न वर्ग का निरंतर शोषण कर रहा था तथा स्वयं ऐश्वर्य भोग का जीवन व्यतीत कर रहा था। राजा तथा सामंत निरंतर विलास प्रिय होते जा रहे थे। उनका नैतिक पतन हो चुका था। भक्ति भावना खत्म हो चुकी थी और कला भी वासना पूर्ति का माध्यम बन चुकी थी। बहुविवाह की प्रथा का प्रचार था तथा बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि रूढ़ियां बढ़ती जा रही थी। सती प्रथा भी विद्यमान थी। नारी केवल भोग विलास की वस्तु बनकर रह गई थी। श्रृंगार के स्थूल और नग्न वर्णन होने लगे थे। कवि एवं साहित्यकार अपने आश्रितदाताओं के विलास के लिए काव्य रचना करने लगे थे। आम आदमी निर्धन होने के साथ साथ
अशिक्षित भी था। धनी लोग उनका शोषण करते थे। घूसखोरी, लूट मार, ठगी की घटनाएं भी सामान्य थी। राजकीय करों की वसूली मनमानी तथा क्रूरता एवं अन्यायपूर्ण ढंग से की जाती थी। समुचित भारतीय समाज रूढ़ियों और अंधविश्वासों का शिकार हो चुका था। धार्मिक परिस्थितियां। रीतिकाल में धार्मिक क्षेत्र की भी बुरी दशा थी। घोर नैतिक पतन की अवस्था में भला धर्म कैसे सुरक्षित रह सकता है? इस प्रथा में धर्म भावना विकृत हो गई थी। वैष्णव धर्म भी अनेक शाखाओं में बढ़ चुका था। सांप्रदायिकता की भावना जोर पकड़ रही थी। राधा कृष्ण के नाम पर विलासिता खुलकर नाच रही थी, जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और जानकी का भी हुलिया बिगाड़ दिया था। कबीर और नानक के आदर्श प्राय लुप्त हो गए थे। धर्म और संस्कृति के संरक्षक, मंदिरों के महंत व मठाधीश कुत्सित वासनाओं के शिकार थे। धर्म के नाम पर आडंबर और ढोंग का प्रचार हो रहा था। पाखंडी पंडित लंबे लंबे तिलक लगाकर, मालाएं फेरकर जप तप का स्वांग रच रहे थे। वे दूसरों को उपदेश देते थे, लेकिन स्वयं उन पर आचरण नहीं करते थे। व्यवहारिक जगत में नैतिकता का कोई स्पष्ट मापदंड नहीं रह गया था। धार्मिक भावना खंडित होकर भौतिक मांसलता की ओर बढ़ने लगी थी। सामान्यतः यह युग धार्मिक दृष्टि से पतन का युग ही था। साहित्यिक परिस्थितियां। रीतिकाल में भक्ति का स्थान श्रृंगार ने ले लिया था। रीतिकालीन कवि अपने आश्रयदाता की विलासी वृत्ति को तृप्त करने के लिए घोर श्रृंगारी कविता या काव्य की रचना कर रहा था। कला और साहित्य केवल मनोरंजन का साधन बनकर रह गए थे। अधिकांश कवि संस्कृत के आचार्यों की नकल करके लक्षण और उदाहरण ग्रंथ लिखने में लीन थे। फिर भी भूषण जैसे कवियों ने इस काल में कुछ वीर रस प्रधान काव्य भी लिखा। हिंदी के श्रृंगारी साहित्य को मुगल दरबार की फारसी कविता से भी अवश्य ही प्रेरणा मिली। इस काल की श्रृंगारी कविता के लिए भक्तिकालीन कृष्ण काव्य को भी प्रधान काव्य माना गया। इस प्रकार बच्चों, हमने इस वीडियो में रीतिकालीन प्रेरक परिस्थितियों पर प्रकाश डाला है। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।